बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर टुडे, मैं हूं यासिर रहमान। आज के प्रोग्राम के पहले मौजू में हम बात करेंगे उस नॉर्मलसी के दावे की, उस सब अच्छा है के दावे की, उस नए कश्मीर के दावे की जो हिंदुत्व सरकार करते नहीं थकती रही। 2019 से लेकर 5 अगस्त 2019 के बाद जब इन्होंने आर्टिकल 370 35A का खात्मा किया तो उन्होंने कहा कि जी अब मकबूजा कश्मीर भी तरक्की करेगा और इसके साथ साथ जो लद्दाख है वो भी बड़ी तरक्की करेगा। और उसमें फिर हमने ये देखा कि कुछ ऐसे लोग भी बेवकूफ़ बने जो कि बड़े समझदार लोग थे, जिनकी शनाख्त जो है वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से बड़ी जानी मानी जाती थी, जिनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी अपनी लोकल सोसाइटी के हवाले से। मैं सोनम वांगचुक के हवाले से बात कर रहा हूँ। जब ये डिसीजन लिया गया कि लेह और कारगिल पर मुश्तमिल लद्दाख को एक अलग से यूटी बनाया जाएगा और इसका एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अलग से होगा और उसको दिल्ली कंट्रोल करेगी, तो उसको सबसे ज़्यादा जो बगलें बजाने वाला शख्स था वो सोनम वांगचुक था। सोनम वांगचुक को यह नहीं पता था, ये शायद उसे अंधेरे में रखा गया या शायद वो अंधेरे में रहना चाहता था कि इसके बाद लद्दाख के साथ क्या होना है। लद्दाख की शनाख्त को ख़त्म कर दिया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता और उसके साथ साथ लद्दाख के रिसोर्सेज पर अडानी और अंबानी उनका कब्जा हो जाएगा और उसके लिए ये अपनी पूरी 16 कोर लगा देंगे और पूरी की पूरी कुव्वत लगाकर ये लद्दाखी अवाम को बिल्कुल बेघर कर देंगे, उन्हें बेरोजगार कर देंगे। एक डेटा जो खुद इंडिया की ऑफिशियल डेटा सामने आया है उसके मुताबिक जो मेल इन इंडिया है उसका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 13% वो कहते हैं और जो लद्दाख का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो मोर देन 30% है। ये नताइज निकले हैं, ये वो फ्रूट्स थे जो मिलने थे उस आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद। मामला यहां नहीं रुकता। जब सोनम वांगचुक को यह पता चलता है कि ये तो उनके साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया, ये उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, तो उसके बाद फिर वो एक एहतजाज का एक सीरीज उसकी शुरू करते हैं और ये 5-6 साल पर मबनी होता है। कभी वो भूख हड़ताल पर होते हैं, कभी वो पैदल मार्च करते हैं लद्दाख से लेकर दिल्ली तक, लेकिन किसी किस्म का कोई असर नहीं होता उस ढीठ रजीम के ऊपर जिसे मोदी और हिंदुत्व रजीम कहा जाता है। और उसके बाद फिर मामला कहां तक पहुंचता है? मामला फिर यहां तक पहुंचता है कि जो रिसोर्सेज हैं उन पर कब्जा, जो 6 शेड्यूल है, जो सो कॉल्ड 6 शेड्यूल जिसका वादा बार बार बीजेपी करती रही है, वो 6 शेड्यूल इनको नहीं दिया जाता तो लद्दाखी अवाम बेरोजगारी की वजह से, गुर्बत की वजह से, भूखमरी की वजह से वो फिर एहतजाज को वसी करते हैं और वहां पे एक ड्रामा रचाया जाता है और उस ड्रामे में लद्दाख के अवाम को बलि का बकरा बनाया जाता है, उनको काटा जाता है, उनको मारा जाता है और ख़ास तौर पे वो लोग भी जो पहले इंडियन आर्मी में मौजूद थे और उनको धोखा दिया जाता था कि शायद इंडिया आपका रखवाला है, उनको भी पता चल जाता है। एक उस शख्स को मारा जाता है जो इंडियन आर्मी में सर्व कर चुका था, वो फौजी था। ये बहुत बड़ा पैगाम है उन तमाम कश्मीरियों के लिए जो ये समझते हैं कि इंडिया किसी तौर पे भी उनके लिए अच्छा सोच सकता है। लद्दाख कितना बड़ा मैसेज कश्मीरियों के लिए, दुनिया के लिए इंडिया दे रहा है, इस पर जरा बात करने की कोशिश करेंगे। इसको जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कर्फ्यू है इस वक्त लद्दाख के अंदर, कोई बाहर नहीं निकल सकता, कहीं कोई टेलीफोन अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, जिंदगी वहां पे मफकूद होकर रह गई है। इस पर बात की जाएगी। बड़ा ज़बरदस्त पैनल ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं। आज हमें नामवर आवाज़ और बड़े ज़बरदस्त एनालिस्ट राजा फैसल साहब स्टूडियोज़ पे ज्वाइन कर रहे हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट अतीक रसूल साहब, लीगल माइंड हैं, इनसे 6 शेड्यूल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, नामवर दिफाई तज्जियाकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बड़ी बेबाक आवाज़, खासतौर पर उस खित्ते के हवाले से बहुत गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर अस्मा शाकिर ख्वाजा साहिबा एक अथॉरिटी मानी जाती हैं सारे मामले के अंदर और उनको इस पूरे खित्ते के अंदर जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, जिस तरह इंडिया एक खेल रहा है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के हवाले से एक इंफॉर्मेशन ऑपरेशन की आड़ में ये सारे मामलात हों या जो लद्दाख के अंदर हो रहा है, डॉक्टर साहबा इसके ऊपर बड़ी अथॉरिटी मानी जाती हैं। आप तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आपको कुछ शॉर्ट्स ज़रा वो आपको दिखा देते हैं। क्या सर, तो बंदूक लेके फायरिंग करना शुरू कर दिया, तो एक गोली मेरे नी में रखी सर, घुटने पे लग गया,
हम सब साथ बिल्कुल शांतिपूर्ण के साथ चल रहा था, तो लास्ट में उसी गेट के सामने आके अंदर जो गोली चलाया, इसकी वजह से कई आदमी को नुकसान हुआ। वहां के जो लोकल संसद हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, जरा आप ये भी सुन लीजिए। सीयूटी के डीजी साहब, सीयूटी के चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं 1 महीना पहले हमने यहाँ की सिक्योरिटी के लिए, यहाँ की सेफ्टी के लिए पैरा मिलिट्री को ले आया। तो 24 तारीख को यही एलजी साहब और डीजी साहब कहते हैं हमें पहले से पता था कि हालात बिगड़ने वाली है, तो क्यों प्रिकॉशनरी मेजर्स आपने नहीं उठाए? क्यों आपने डिप्लॉयमेंट्स नहीं किए? क्यों आपने वाटर कैनन नहीं रखा? क्यों आपने पैलेट गन्स इस्तेमाल नहीं किए? क्यों आपने टीयर गैस इस्तेमाल नहीं किया? क्यों सीधे स्ट्रेट अवे उन निहत्थे लोगों पे पकड़ के आप सर में, सीने में पकड़ के गोली मार दी गई? कहीं ना कहीं हम महसूस कर रहे थे पिछले 5 सालों में हमसे हमारी जो है इंडिपेंडेंट जो आज़ादी है, जो हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स है, डेमोक्रेसी, वो कहीं ना कहीं हमसे छीना गया है। हमको एक ब्यूरोक्रेसी के गुलामी में हमको धकेल दिया है। ये उनके अपने नाकामियों को छुपाने के लिए कभी पाकिस्तान का रंग दे रहा है, कभी चाइना का रंग दे रहा है। सौरभ वांचुक की बेगम जो है वो इस हवाले से क्या कहती हैं, जरा आप वो भी बता देते हैं। लेह में जो भी पिछले 6 दिनों में विशेषकर और उससे पहले 4 सालों में चल रहा है, वो बहुत ही एक सैड और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। ऐसे रीजन में कर्फ्यू लगाना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड वी कंडेम इट। अगर सीआरपीएफ ने टीयर गैस नहीं चलाई होती तो ये एक बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट होने जा रहा है। सोनम वांगचुक के नेतृत्व में जो भी अनशन हुए हैं, जो भी पदयात्राएं हुई हैं, एब्सोल्युटली नॉन वायलेंस को फॉलो करते हुए हुई हैं। हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किसने सीआरपीएफ को गोली चलाने के लिए ऑर्डर्स दिए? किसने सीआरपीएफ को गोली चलाने के लिए ऑर्डर दिए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपको इसमें इन्वॉल्व करूंगा। सबसे पहले जरा सिचुएशन हमारे नाज़रीन को समझाइएगा। इस वक्त लद्दाख जल रहा है और इसके पीछे जो अनासिर हैं वो क्या हैं, हिंदुस्तान क्या चाहता है, और इस सारे अरसे में 6 साल में सोनम वांगचुक को ये कैसे पता चला कि हिंदुस्तान बिल्कुल हमारे अगेंस्ट है, वो हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, वो अडानी और अंबानी को लाना चाहता है? योर टेक सर। देखें, लेट्स अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, इसका क्या कनेक्शन है। और देखें, लद्दाख को पहले ये सिखों के अंडर में रहा, फिर चाइनीज ने इसको आकर टेक कवर किया, फिर ब्रिटिशर्स आए। जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने लेह को एज ए फॉरवर्ड पोस्ट के तौर पे एस्टेब्लिश कर लिया था। फिर वन ऑफ द सिल्क रूट्स भी यहाँ से गुजरता है, श्रीनगर से कारगिल, कारगिल से लेह टू कराकोरम पास, फिर वहां से यारकन और कश्मीर जाया करते थे। फिर देखें, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की बड़ी कनेक्टिविटी है विद द पीपल ऑफ लद्दाख, लिंग्विस्टिकली भी, रिलीजियसली भी और एथनिकली भी। स्पेशली कारगिल और दराज के लोग हैं, वो वही लोग हैं जो गिलगित बल्तिस्तान में हैं। सो गिलगित बल्तिस्तान की जितनी भी रूलिंग डायनेस्टीज रही हैं, वेदर वो अस्तोर के थे, गिलगित के थे या बल्तिस्तान के थे, दे हैव बीन रूलिंग ओवर लद्दाख। और स्पेशली खास तौर पे जो मकबून थे सिकरदू के, तो वो ये उनके एरिया में ये लद्दाख शामिल था। और फिर देखें कि 1947 की जो लिबरेशन की जो लड़ाई लड़ी गई, जो गिलगित बल्तिस्तान की जो उस वक्त रेड टेक मलेशिया गई थी, उन्होंने कारगिल पे भी कैप्चर किया था, द्रास भी उन्होंने कैप्चर किया, एंड दे वर नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ लेह। तो वो वाली कनेक्टिविटी भी हमारी इसमें एरिया के साथ है। और फिर देखें कि रिसेंट हिस्ट्री में आते हैं तो 2019 5 अगस्त को जब उन्होंने इसको डिक्लेयर कर दिया कि एज ए, जब 370 को एब्रिगेट कर दिया, 35A को खत्म कर दिया, उसके बाद इसको यूनियन टेरिटरी बनाई और एक अलग मैप बनाया, और उस मैप में गिलगित बल्तिस्तान को वाज मेड पार्ट ऑफ दिस सो कॉल्ड लद्दाख यूनियन टेरिटरी। और उस वक्त उनसे ये वादे किए गए थे शुरू में कि स्टेट हुड भी दिया जाएगा आप लोगों को, क्योंकि इससे पहले देखे 370 से पहले दे वर पार्ट ऑफ इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली में रिप्रेजेंटेशन जिनकी थी। सो देयरफॉर उनकी कुछ तो स्टे थी, लेकिन जब यूनियन टेरिटरी बनी तो डिसीजन सारे दिल्ली में चले गए। दैट वाज वन फैक्टर जिसमें उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया। सेकंड वाज 6 शेड्यूल देखें, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 4 स्टेट्स पे ये वहां पे लागू है, जिसका मतलब ये है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन से आपकी जो ट्राइबल कल्चर है उसकी प्रोटेक्शन होगी। और सेकंड, ट्राइबल जो वहां पे है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे
ایک اٹانومی ہوتی ہے جس میں آپ جوڈیشل ڈیسیجن لے سکتے ہیں, آپ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن لے سکتے ہیں, اور لیگل ڈیسیجنز وہاں پہ ہو سکتے ہیں. سو یہ پرومس کیا گیا تھا, وہ ہو نہیں سکا. سنس چیزیں چلی گئیں دلی میں, اور دلی میں انہوں نے یہ کہا کہ سنس دس ایریا از ویری سینسٹیو بارڈرنگ پاکستان اور چائنا, تو دیئر فور کہ ہم اس کو ایسا نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اب میں اس کی امپورٹنس بتاتا ہوں پاکستان کے لیے کیوں امپورٹنس ہے. ایک تو جموں اینڈ کشمیر کی وجہ سے امپورٹنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سری نگر کارگل لے ہائی وے ہے وہ بالکل ہمارے سامنے ایسے گزرتی ہے جہاں کارگل کی جنگ لڑی گئی ہے. آپ کے انڈس یہاں سے آتا ہے, آپ کا شیوک ریور یہاں سے گزر کے یہاں پہ پاکستان داخل ہوتا ہے سکردو میں. سو دیٹ از امپورٹنٹ. چائنا کے لیے اس ویری امپورٹنٹ. کیوں؟ جو ان کی مین ہائی وے ہے جو سٹارٹ ہوتی ہے تبت سے, سو دیٹ پاسز تھرو اکسائی چین, اور جس کو کہتے ہیں G219 ہے, وہ لنک کرتی ہے تبت کو بھی شنگیان پروونس. اور دس از ایسٹرن لداخ ہے جس کا آپ نے دیکھا گلوان میں جنگ لڑی گئی تھی, جہاں چائنیز آ کے بیٹھ گئے ہیں. 2500 اسکوائر کلومیٹر ایریا انہوں نے اوکوپائی کر لیا ہے. انڈیا کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے؟ بیکاز آف سیاچن ہے. ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, انڈیا کے لیے بھی ہے. ڈیفنس آف سیاچن مینس کی ڈیفنس آف لداخ. سیاچن چلا جاتا ہے جو لائکلی کسی وقت میں جا سکتا ہے, سنس پاکستان اور چائنیز دونوں سائڈ سے آ گئے ہیں, تو یہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. اب یہ جو ریسنٹ وائلنس ہوا ہے تو اس میں بیسک ڈیمانڈ بھی یہی تھی, اسٹیٹ ہوڈ کی تھی, 6 شیڈول کی امپلیمنٹیشن تھی. اور لیکن جو سونم وانگچک کو انہوں نے جو جس طریقے سے امپلیکیٹ کیا ہے, سنس وہ ایک لیڈر وہاں پہ تھا, اور پھر اس میں ابھی دیکھیں کہ اس میں جو نہ صرف جو کارگل کے بدھسٹ اس میں شامل ہیں, بلکہ کارگل ڈیموکریٹک الائنس سے جو کارگل کے مسلمان ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے. اور بائی دی وے مسلم دے آر ان میجارٹی جب لداخ کی ہم بات کرتے ہیں, جی جی فالوڈ بائی بدھسٹ اینڈ ہندوز. 60%. ٹھیک ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ڈاکٹر اسما آپ کو شامل کرنا چاہوں گا. یہ فرمائیے گا کہ کیا ہوا ایسا کہ سونم وانگچک جو ہے وہ تو بڑا پرو انڈیا زمانے میں ہوا کرتا تھا, کہ اچانک سے وہ غدار کہلائے جانے لگا. اچانک سے اس نے کیا وزٹ کر لیا ایک دفعہ ایک موسمی ایک کانفرنس کا, یعنی جو تغیرات پہ مبنی ایک کانفرنس تھی اس کا, اور اس کے بعد ٹیگنگ کرنا شروع ہو. کبھی اس کو چائنیز کا بولتے ہیں, کبھی ان کو پاکستان کا بولتے ہیں. کیا لداخ کے عوام کے سامنے ہندوستان کا چہرہ کس قدر بے نقاب ہوا ہے؟ مودی ریجیم اپنے ایک ایسے بندے کو, سونم وانگچک کو, جو انٹرنیشنلی انڈیا کے لیے سافٹ امیج کا اور نیک نامی کا باعث ہے, مگر اس کا تعلق کیونکہ ایک مائنورٹی علاقے لداخ سے ہے, ایک مارجنلائزڈ کمیونٹی سے ہے, اگر اس کو اون نہیں کر سکتا اور اگر اس کے پاس آزادی اظہار کی گنجائش نہیں ہے, اینڈ دا مومنٹ ہی اسپیک سم تھنگ جو کہ مودی ریجیم کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے, اس کے نیریٹو کے ساتھ, تو وہ اس کو غدار ڈکلیئر کرتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ بھارتی حکومت کا پورا استعارہ, پوری فاؤنڈیشن کتنی بھری مٹی پہ بنائی ہے مودی نے, اور کس طرح مودی کا میجورٹیرینزم بھارت کی مائنورٹیز کو دیوار کی طرف دھکیل رہا ہے, بلکہ بھارتی نیشنلزم کے دائرہ سے ہی نکال رہا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ سونم وانگچک کا اتنا بڑا ایک سپورٹر تھا اس ریووکیشن آف آرٹیکل 370 کا, مگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ریووکیشن کو 6 سال گزر چکے ہیں, اور مودی نے شاید اس سپورٹ کو لینے کے لیے جو سبز باغ دکھائے تھے علاقے کے لوگوں کے لیے, مارجنلائزڈ کمیونٹیز کے لیے, انڈر تھریٹ ٹرائبس کے لیے, لوکل کلچر کے لیے, وہ ان میں سے کوئی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. نہ اکانومی, نہ کلچرل پریزرویشن, نہ ان لوگوں کی انفرادیت, نہ وہاں پہ کوئی اور ایسا انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ ایسی ہو سکی کہ لداخ کے لوگوں کو ایک سینس آف امپاورمنٹ اور پولیٹیکل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ ملتی. نہ صرف یہ بلکہ جمہوری طریقے کے مطابق بھی لداخ کے لوگوں کی رائے اور ان کی رائے عامہ کی کوئی اہمیت اور ریلیونس اور رول نہیں رہا لداخ کے بارے میں بھارتی حکومت کی فیصلہ سازی میں.
इन सब ने मिलकर 6 साल बाद वो लावा पकाया जो अब हम लद्दाख में देख रहे हैं, जिसकी मैनिफेस्टेशन लद्दाख की सड़कों पे। और बहुत ही दुख की बात है कि ठीक है, सोनम वांगचुक ने आर्टिकल 370 को सपोर्ट किया, वो प्रो एक भारत एलिमेंट है, मगर वो एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटलिस्ट भी है। और उनको इसलिए कि वो एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आए, गद्दार करार देना एक एक ज़हनी इन्हतात और आई वुड से कि इंटेलेक्चुअल जो जिस तनज़्ज़ुली का शिकार है भारतीय हुकूमत, ये उसका मजहर है। क्योंकि आप ये देखिए, जिस तरह मैं हूँ, स्कॉलर्स हैं, मेरे कोलीग्स बैठे हुए हैं स्टूडियो में, हम सबको मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार में शिरकत करनी पड़ती है। जी जी। और हम जाते भी हैं, बैरूने मुल्क भी जाते हैं, आप जहां हम अपने मुल्कों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई एम श्योर जब सोनम साहब भी पाकिस्तान आए होंगे तो वो भारत को ही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वो कोई एक तीसरे मुल्क की रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ नहीं आए होने। तो क्या इसका मतलब है कि हम किस मुल्क में कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा हुब्बुल वतनी क्वेश्चन की जाएगी? ऐसा सिर्फ मोदी रिजीम जैसी आई वुड से स्टंटेड गवर्नमेंट, जिसका दिमाग स्टंटेड हो चुका है रेडिकलिज्म और एक्सट्रीमिज्म की वजह से, जो इस बात से आगे देख ही नहीं पाती कि उसने अपने रेडिकल हिंदू वोट बैंक को कैसे अपने हाथ में रखना है, हिंदुत्व के नारे को कैसे अमली जामा पहनाना है, इससे आगे वो भारत के लार्जर इंटरेस्ट में देख ही नहीं पाती, सिर्फ अपने जमाती इंटरेस्ट और अपने मायोपिक माइंड सेट, अपने ये जो उनका ज़हनी वो बहरान का शिकार है, उससे आगे नहीं देख पाती। और आप ये भी देखें कि ये जो मुजाहरे हैं और डिमांड्स हैं, लद्दाख से होती हुई कारगिल तक फैल गई हैं। और ये एक और इस बात का मजहर है कि जो भारतीय हुकूमत ने आपने दुरुस्त फरमाया प्रोग्राम के शुरू में, दुनिया को बता रही थी कि वो किस तरह कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में तमाम हालात को नॉर्मल कर रही है, हर चीज ठीक हो रही है, अवाम खुश है और रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है। उसका पूरा का पूरा बबल ऑफ डिस इंफॉर्मेशन कैसे फट गया। पहले आप ये देखें कि जब पहलगाम इंसिडेंट हुआ, उसके बाद पहलगाम इंसिडेंट इज आल्सो एन इंडिकेशन कि लोग हुकूमत से और सही है। सिस्टम से ना मैं डॉक्टर साहब आपके पास जो वापस कुछ भी आता हूँ। लद्दाख बिल्कुल और आपने सही कहा कि वो रावी की बांसुरी टूट गई। मैं इसमें राय साहब आपको इन्वॉल्व करूँगी, फरमाइएगा कि जुलाई 18 2025 को ये जो कुंदर गुप्ता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसको लाया जाता है। क्या इसको इसलिए लाया गया कि अब मैसेकर करना है? और ये बताइए अडानी और अंबानी का क्या सीन है, ये क्या हैं और क्यों मोदी इनको पूरा लद्दाख देना चाह रहा है? देखिए, आपको शायद पता होगा कि इन रीसेंट टाइम्स अडानीज एंड अंबानीज दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीजेपी, स्पेशली मोदी रजीम। और जिस तरीके से उनको ज़मीनें लॉट की गई और कोड़ियों के दामों, मतलब आप अगर उनको 600 रुपये कनाल जो है वो दे रहे हैं, लैंड्स दे रहे हैं, और किस वजह से दे रहे हैं कि वो बेसिकली इनका आपस में एक जो इलिसिट ट्रेड भी हो रही है, उसमें भी इनका बहुत बड़ा हाथ है अंबानीज एंड अडानीज का, जिसमें क्या आपको नज़र हो रहा होगा कि इलिसिट ऑयल ट्रेड, जो रशियन ऑयल को रिफाइन करना, और फिर जिस तरीके से उनको फिर अचानक से इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो हम लोग कमा रहे हैं और हम चौथी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहे हैं, रिलायंस ग्रुप वगैरह और सब कुछ। तो इस सारे तनाजुर में ऑफ कोर्स वहाँ पे अबंडेंस ऑफ लैंड है जो कि ये इनको देना चाहते हैं, जो कि वो अपने वहाँ पे डिफरेंट जो कंपनीज हैं वो रन करेंगे। और इस तरीके से ऑफ कोर्स जैसा कि पहले ब्रिगेडियर साहब ने भी बहुत लद्दाखी अवाम जान चुकी है इस चीज़ को, सब कुछ जान चुके हैं। और अगर लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख के अगर 2 ज़िले देखे जाएं तो कारगिल जो है वो प्रेडोमिनेटली ऑफ कोर्स इज मेजॉरिटी मुस्लिम, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लेह की, तो लेह में ऑफ कोर्स बुद्धिस्ट हैं, और बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स ये दोनों ऑफ कोर्स ऑन दी हिट लिस्ट ऑफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी है राइट नाउ। और वो सोनम वांगचुक जिसके बारे में कि हमें किसी ज़माने में जब तक मोदी नहीं आया था उस वक्त तक जो बॉलीवुड की मूवीज़ बनती थी, तो उसमें 3 इडियट्स में जो बेसिकली वो फॉन्सुक वांगडू का जो कैरेक्टर था जिसमें आमिर खान जो बना था वो इस पे था, और वो उस वक्त इसको एज अ सॉफ्ट इमेज, एज अ हाईलाइट करते थे, प्योर इंडियन एंड
अचानक से अब क्या हो गया, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है। वैसे भी मैं ये भी कहना चाहता था कि पैंगोंग लेक पे आखिरी सीन 3 इडियट्स का अब तो of ना course वो फिल्माया पैंगोंग गया, लेक रही और अब ना वो ना सोनम वांगचुक रहा। हाँ, अब अगर इनको बेसिकली उसका कुछ सीक्वल बनाना पड़ेगा तो वो उससे चाइना से वीज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो चाइना के पास है पैंगोंग लेक। और दूसरी बात ये है कि हमें याद होगा कि ये जो वांगचुक हैं इन्होंने बहुत अच्छी एक उस वक्त भी कैंपेन की थी जिस वक्त के मिलिट्री जो इंडियन मिलिट्री है उसको इंक्रीज किया गया था लेह लद्दाख में। तो उस वक्त भी इन्होंने ये कहा था कि इसके एनवायरनमेंट पे बहुत बुरे असरात होंगे। और जिस तरीके से वहाँ पे फिर इन्होंने ऑफ कोर्स जाके तो वो मिलिट्री अपनी वो जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो भी करनी शुरू कर दी थी, एक्सरसाइजेस करनी शुरू कर दी थी। और उस वक्त भी हमें ये देखने को मिला था कि ही वाज अगेंस्ट इट। अब जबकि वो जनरेशन जी जो है वो एवरीवन कंसिडर्स हिम एज देयर हीरो, सोनम को वो सब अपना हीरो समझते हैं, कारगिल के लोग भी और लेह के लोग भी। जो सलूक सोनम वांगचुक के साथ हिंदुस्तान की रियासत ने किया और जितना उसकी तजलील की गई, जितनी उसकी बात नहीं सुनी गई, कितना बड़ा मैसेज दिया है उन्होंने पूरी कारगिल और लेह की या ओवरऑल अगर हम देखें लद्दाख की आवाम को कि तुम्हारी हैसियत हमारे सामने कुछ भी नहीं है। देखिए उन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट किया है एक ब्रूट रूल से कि जो कोई भी आवाज उठाने की कोशिश करेगा उसकी और ये तो आवाज को पुराना बंद आदमी है, कर दिया इसने तो कोई पुरतशद्दुद किस्म की बहुत बात पुरान नहीं की। आदमी है। और वहां पे जो इसके साथ लोग वहां पे खड़े, बेसिकली एक डिटरेंस क्रिएट हो गई इनके लिए। इनको यूं लगा कि उधर से नेपाल में ये कुछ हो रहा है तो ये ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट जो है वो इधर भी पड़ रहा है और जनरेशन जी बाहर निकल आई है और ये बेसिकली दे आर गोइंग टू क्रिएट हैवक। और इसमें यह है कि ऑफ कोर्स उनको डर तो पहले से ही है कि एक तरफ से चाइना आ सकता है, एक तरफ से पाकिस्तान आ सकता है। तो इस सारे तनाजुर में वो डरे तो पहले से हुए। ये जो सोनम के साथ इन्होंने किया है, जिस तरीके से इसको उठाया है, और पहले कुछ जो है कुछ दिन तो पता ही नहीं चल रहा था कि गया किधर, ले किधर गए। अब वो पता चल रहा है कि किसी दूसरे स्टेट में जाके उन्होंने जेल में उसको जाके रखा हुआ है। और इस सारे तनाजुर में एक चीज़ तो वाजे नज़र आती है, वो ये है कि जो कोई भी आवाज़ उठाने की कोशिश करेगा अडानीज़ के, अंबानीज़ के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ और मोदी के खिलाफ, तो सेंटर इज़ गोइंग टू मेक श्योर कि उन तमाम आवाज़ों को उधर ही दबा दिया जाए। और यही वहाँ पे किया जा रहा है। मेरे ख्याल में अब आने वाले दिनों में भी ये सारे का सारा मुहिम्मा जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और यासिर साहब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आगे से हटदर्मी देखिए सेंटर की कि वो ये कहता है कि हम 5 तारीख को बात करेंगे, हम 6 तारीख को, 7 तारीख को बात करेंगे उन लोगों के साथ जो कि अपना प्रोटेस्ट, बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। और उनका प्रोटेस्ट भी क्या है कि वो भूख हड़ताल करके बैठे हुए। और ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी से कितने दिनों से भूख हड़ताल में हैं, उनके साथ ये कहना कि हाँ फला दिन हम आपसे बात कर सकते हैं, पहले नहीं। बिल्कुल ठीक है। मैं इसमें एडवोकेट साहब आपको शामिल करूंगा। जरा 6 शेड्यूल की बात ब्रिगेड साहब ने भी की, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को जरा बताइएगा कि 6 शेड्यूल जो है वो कितना जस्टिफाइड डिमांड कर रहे हैं लद्दाख के लोग और कितना फियर है उनको हुकूमत हिंदुस्तान से कि वो इस 6 शेड्यूल को नहीं देगी क्योंकि उन्होंने अडानी और अंबानी को लाना। थोड़ा ज़रा बताइए कि 6 शेड्यूल है क्या चीज़ है। Yasir, it is outlined under Article 244(2) and 275(1) of Indian Constitution. इसमें बड़ी वाज़िया जो है कुछ चीज़ें लिख दी गई हैं। और जिस वक्त ये लिखा जा रहा था उस वक्त जो कमेटी बनाई गई थी उसने ये बिल्कुल वाज़िया अपने माइंड में रखा था कि जिन ट्राइबल एरियाज़ को और जिन एरियाज़ को, जिन लोगों को हमने प्रोटेक्ट करना है, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, उनकी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना है, उनकी, अब देखें ना, एक इनके सर के ऊपर से आसमान खींचा जा रहा है, इनके पांव तले से ज़मीन जो है वो खींची जा रही है, इनका सांस रोका जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त उनके माइंड में थी कि इनको हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है। और इसको फिर जो है वो 6 स्केड्यूल को उसमें ऐड किया गया था। आप देखें इसमें ब्रिगेडियर साहब भी पहले बात कर रहे थे कि इसमें जो इसकी ऑटोनॉमी जो है उसको मेक श्योर किया जाएगा। इसकी अपनी इसमें प्रोवाइडेड है कि इसकी जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स अपनी होंगी जो लेजिस्लेटिव पावर्स करने के हवाले से मुकम्मल तौर पर आज़ाद होंगी। सही है। जिनके पास इतना इख्तियार अच्छा, ये होगा। बताएं कुछ 6 सालों में कुछ इसका आयोटा, कुछ थोड़ा सा भी परसेंटेज आप कह सकते हैं 1, 2, 3 कुछ मिला है लद्दाख की आवाम को? देखिए, ना इन्होंने देना था ना दिया। अगर ऐसा कुछ होता तो आपके सामने आज आ जाती। उस वक्त भी इनका प्लान ये था कि इनको जो डेमोग्राफिक चेंजेस का हम जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं, इनकी अगर ये हैसियत बरकरार रहती है तो इंडिया को जो उसके माइंड में उस वक्त से चल रहा है, जो आर्टिकल 35A और
370 کی ایبروگیشن کے بعد کہ ہم نے ڈیموگرافک چینجز کرنی ہے اور ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لے لینا ہے، وہ ان کا پلان جو ہے وہ کامیاب نہ ہوتا. اس وقت بھی ان کی بدنیتی شامل تھی اور انہوں نے اس بدنیتی پر مکمل طور پر عمل کیا ہے. لوگوں کو اب سمجھ آئی ہے کہ ان کے ساتھ بنیادی طور پر کتنا گھناؤنا کھیل کھیلا گیا ہے، اور یہ جو گھناؤنا کھیل ان کے ساتھ کھیلا گیا ہے اب اس کے حوالے سے لوگ نکلے ہیں، اور لوگوں نے اب واپس اس وقت تک نہیں جانا. وہ اس پلان کے ساتھ نکلے ہیں کہ جو جھوٹے وعدے، جو دعوے اور جو اس وقت ان کو اور کتنا دکھایا گیا ایکسپوز تھا ہو گیا انڈیا اس سے؟ بری طرح ایکسپوز ہوا، اور انڈیا کے اندر ان لوگوں کے سامنے بلکہ گلوبلی میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپوز ہوا ہے. اور جو اپنے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ جو اس وقت وہ کر رہے ہیں اس کو جو پاؤں تلے وہ روند رہے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی جو RSS کی سوچ ہے وہ کس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. جی میں برگیڈ صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گا. تھوڑا سا کمپیریزن ویسے بنتا تو نہیں ہے، لیکن تھوڑا اگر بات کر بھی لیں کہ کس طرح انڈین آرسز ٹریٹ کرتی ہیں ان لوگوں کو جن کا تعلق لداخ سے ہے، انہوں نے سرو کیا ہے. اور دوسری طرف اگر ہم پاک فوج کے حوالے سے، پاک افواج کے حوالے سے بات کر لیں کس طرح وہ ٹریٹمنٹ دیتی ہیں. حوالدار لالک جان شہید، نشان حیدر، جنہیں نشان حیدر ملتا ہے، یعنی پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر انہیں عطا کیا جاتا ہے، ان کا تعلق جی بی سے ہوتا ہے. اور دوسری طرف تسوانگ تھارچن بری طرح روڈوں پہ گھسیٹ کر مارا جاتا ہے. کیا انڈیا نے میسج دیا ہے اور کس طرح ٹریٹ کرتی ہیں اس علاقے کے عوام کو انڈین آرم فورسز؟ یہ دیکھیں کہ بیسیکلی ایک روک سٹیٹ ہے. جس طریقے سے اب مسئلہ کیا آ رہا ہے، دیکھیں کہ انڈیا کو اگر آپ مینلی دیکھیں کہ نارتھ ساؤتھ کا ڈیوائڈ ہے. نارتھ میں آرینز ہے، ساؤتھ میں ڈراویڈینز ہیں، اور ایسٹ نارتھ ایسٹ میں یہاں پہ اسٹرگل ہے فار فریڈم. دے آر مینگولائٹس، وہ اپنے آپ کو ڈفرینٹ سمجھتے ہیں. سملرلی ابھی آپ لداخ میں دیکھیں، یہ بھی بیسیکلی تبت جو ہے، دے آر منگولینز، جو ان کی وہ اپنا آپ کو یہ ڈسینٹ سمجھتے ہیں وہاں سے ہے. تو وہ انڈیا میں دیکھیں ہندوتوا ریپبلک کا جو کنسپٹ ابھی آیا ہے اس میں وہ اپنا آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. اسپیشلی نارتھ والے وہ اپنا آپ کو برہمنس یا دوسری کاسٹ کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بڑے سپیریئر ہیں. تو یہ والا فیکٹر اس میں آتا ہے. یا ساؤتھ کے جو ڈراویڈینس کو وہ سائڈ لائن کرتے ہیں، ساؤتھ والے کہتے ہیں ہم سپیریئر ہیں. سو ایک یہ والا بھی فیکٹر ہے. سو دیکھیں کہ یہ شیڈول کاسٹ ہو یا ٹرائبل جو لوگ ہیں، جو یا ایون دلت ہیں جن کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے، تو دیر فور دیکھیں کہ فوج کے اندر بھی آپ دیکھیں گے ڈویژن ہے رینکس اور فائل میں، کہ کوئی مسلمان ہے یا کرسچن ہے تو اس کی وہ کوئی صحیح نہیں بنتی ہے. تو سملرلی ان کی بات ہوتی ہے. ورنہ دیکھا جائے تو جس طرح بھی آپ نے بات کی ہے، جو کارگل کی جنگ بھی ہے، بہت سارے جو لوگوں نے جو گلگت بلتستان کا تعلق تھا، شہادتیں ہوئی ہیں. پاکستان مین لینڈ سے تھا، آزاد کشمیر سے ان کا تعلق تھا. سنس لائر ریجیمنٹس میں سائنس اسٹنٹ وہاں پہ ہوتی ہے تو ان کی کنٹریبیوشن تھی، اور پاکستانی گورنمنٹ نے ایکنالج کرتی ہے ان کے کنٹریبیوشن کے. تو میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جب morale کی بات آتی ہے، اور جب آپ کی فیوچر کی آپ کی جو امپلائمنٹ کی بات ہوتی ہے، اس طرح کے ٹروپس کو جب آپ امپلائی کرتے ہیں. بریگیڈ صاحب ریکگنیشن تو ایک طرف اس کو جس کی یہ تھرڈ یا فورتھ جنریشن تھی ان کی آرم فورسز میں جانے، اس کے باپ نے کہا کہ میں اپنے پوتوں کو تو کسی صورت اب انڈین آرم فورسز میں نہیں اس کا کلپ بھی وائرل ہوا ہے اس وقت. تسوانگ تھارچن جو ہے اسے روڈ پہ گھسیٹ کر مارا گیا، کہ یہ کریڈٹ دیا انڈین آرم فورسز نے. اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں انڈین آرم فورسز میں. ایک جب ہم ابھی بات کرتے ہیں، جب ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں، مارل ٹارپیچوڈ کی بات کرتے ہیں، آپ دیکھیں جو بہت سارے کیسز ہیں جس میں انہوں نے خواتین نے جو دوسرے جو سرو کر رہی آرم فورسز، انہوں نے اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں کہ جو وہاں پہ ان کے ساتھ جو بیہیویئر ہے. تو دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں یہ فیکٹرز ہوتی ہے، مورال کی بات ہوتی ہے اور لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے. اور یہ بیسیکلی جب ایکچوئل موقع آتا ہے یہی چیزیں ڈیسیجن. تو بریگیڈ صاحب اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل اگر کوئی کنفلکٹ میں سچویشن جاتی ہے، یعنی ایل اے سی بھی ہے، ایل او سی بھی ہے، دونوں یہاں پہ ٹیرینز ہیں یا دونوں ایک ایریاز ہیں جغرافیکلی، اگر آپ جس نے آپ نے امپورٹنس بڑا عمدہ طریقے سے بتایا اس علاقے کی، تو اس وقت کسی قسم کی جو لوکل سپورٹ یہ سیکھ کر رہے ہیں، جس کے اوپر بڑے یہ پہلے دعوے کیا کرتے تھے، کارگل کے وقت بھی انہوں نے کیا دعوے، اس وقت بھی کیے، تو اب کیا وہ سپورٹ ان کو کسی طور پہ بھی کوئی 5% 2% بھی اویلیبل ہوگی جو کچھ انہوں نے لداخ کے عوام کے ساتھ کر دیا ہے؟ میں ابھی تو انہوں نے کہہ دیا ہے، انہوں نے کہا نو وی ول ویلکم چائنیز کو، ہم راستہ بھی دکھائیں گے کہاں سے آنا ہے. تو میرے خیال میں ابھی جو تھوڑی کچھ بھی جو وہاں سے ریلیونسی ان کے ساتھ تھی یا وہ انڈیا کو ساتھ آنر کر رہے تھے، وہ بھی وہاں ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے.
आप वैसे भी देखें कि इंडिया चाइनीज तो वैसे आगे ऊपर बैठ गए हैं, गलवान में वो सारा ले लिया है। दौलत बेग ओल्डी को उन्होंने डेवलप किया था, जिस रोड को उन्होंने बनाया था चाइना को थ्रेट करना, सियाचिन को थ्रेट करना, गिलगित बल्तिस्तान को थ्रेट करना, वहाँ चाइनीज आ गए हैं। और चाइनीज के सामने इनकी जरूरत नहीं है कि वहां पे देखें कि वो कंटेस्ट कर सके। आज तक ये नहीं बोल सके हैं कि चाइनीज ने कितना एरिया उनका कैप्चर किया है। उन्होंने, मोदी साहब ने कहा था ये 1 इंच की जमीन भी नहीं गई है, लेकिन अब सारे मान गए हैं कि 2,500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कैप्चर हुआ है। और देखें चाइना तो एक बहुत बड़ी पावर है। पाकिस्तान उनको जब बुलडोज कर दिया था, बुनियानो मरसूस में जो कुछ हुआ है, तो पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ गई, पाकिस्तान की जियोग्राफिकल जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल ऊंचा हो गया है। सो देखें पाकिस्तान ने जब इनको लिटा दिया तो चाइनीज तो दूर की बात। सही हो गया। मैं इसमें राय साहब आपको इन्वॉल्व करूंगा। ये फरमाइएगा जो इस वक्त मामला चल रहा है, इंडियन मीडिया अगर देखें तो गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, किस कदर वो एक फाउल प्ले कर रहा है और सहाफती इक़दार को बिल्कुल मुनाफी उसके खेल रहा है, और जो नैरेटिव ये हिंदुत्व सरकार देने की कोशिश कर रही है, कितना बैकफायर किया है लद्दाख के अंदर वो नैरेटिव। देखिए, इंडियन मीडिया का हमेशा से जब किरदार देखते हैं तो आपको हमेशा नेगेटिव नजर आता है। वो ऑफ कोर्स वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आपने देख लिया जो कुछ उन्होंने किया, कि वो मुल्तान में भी उनकी नेवी पहुंच गई थी और लाहौर में भी नेवी पहुंच गई थी। तो इस सारे तनाजुर में ऑफ कोर्स उनको कोई भी सीरियस नहीं लेता, लेकिन लद्दाख के लोगों ने इस दफा इनको बहुत सीरियसली लिया। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से एक स्मेयर कैंपेन चलाई गई वहां पे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, जिसमें कि सीधा सीधा कहा गया कि ये बिके हुए लोग हैं जो कि चाइना के आगे बिके हुए हैं और जो पाकिस्तान के आगे बिके हुए लोग हैं, और ये गद्दार हैं, ये देशद्रोही हैं और इनको चुन चुन के मारें। और फिर आपने उसका रिजल्ट भी देखा कि वहां पे जो फोर्सेस हैं, जो इंडियन मिलिट्री है, उसका प्रदर्शन किस तरीके से रहा। उनका प्रदर्शन आपको क्या नजर आता है? वो खुद बोल बोल के कह रहे हैं कि उन्होंने पकड़ पकड़ के पॉइंट ब्लैंक पे हमें गोलियां मारी हैं। तो ये वहां पे नफरत जो बढ़ाई गई है, ये इंडियन मीडिया का किरदार है। ये इंडियन मीडिया हमेशा से आग भड़काने में शामिल रहा है, नफरत बढ़ाने में शामिल रहा है। वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत हो, या वो बुद्धिस्ट के खिलाफ नफरत हो, या फिर वो कश्मीरी स्टूडेंट्स के खिलाफ नफरत हो, जो कि वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, जब भी कोई पाकिस्तानी मैच जीते पाकिस्तान की टीम, तो ऑफ कोर्स वहां पे अगर कोई कश्मीरी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला अगर वो कहीं पे मुस्कुरा दे तो उसको एक जत्था जो है वो मार कुटाई करना शुरू कर देता है। इसकी वजह ये है कि इनका जो मीडिया है वो हमेशा से एक डर्टी रोल और एक ऐसा रोल जिसमें कि आप वो जो अदम बर्दाश्त का जो एक रोल होता है वो अपनाए हुए रखता है। वॉर मॉन्गरिंग और फिर किसी को भी लेबल कर देना, जिसको भी कह देना कि ये देशद्रोही है, बस वो मैंने देशद्रोही। डॉक्टर साहब से भी एक ब्रीफ सा कमेंट लेना। डॉक्टर साहब जरा बताइएगा कि अब क्या हिंदुस्तान के लिए ये पॉसिबल रह गया कि वो मकबूजा कश्मीर के ऊपर वादी और जम्मू के हवाले से और खास तौर पर लद्दाख के हवाले से कोई कंट्रोल इनका रह गया है, कोई नॉर्मलसी का दावा रह गया है? दुनिया को कितना वाज़ेह पैगाम जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। कौन सी नॉर्मेलिसी? क्या ये जो कुछ लद्दाख में, कारगिल में, जम्मू में और मकबूजा कश्मीर, वादी कश्मीर में हो रहा है, क्या वो, मेरा ख्याल है, मोदी का न्यू नॉर्मल है, जिसको वो इंतहाई फख्र से एडवोकेट करते हैं, जहां पे उनकी रिप्रेसिव पॉलिसीज, एग्रेसिव पॉलिसीज, ब्रूटल पॉलिसीज ने आज ये दिन दिखाया है कि वहां पे कुछ भी नॉर्मल नहीं है। ना वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ना सोशल सिक्योरिटी है, ना पॉलिटिकल रेलिवेंस है, और ना ही कोई और। आप यहाँ पे, मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि जो हम सोनम वांगचुक की बात कर रहे हैं, उन्होंने 400 पेटेंट इंडिया के लिए पेटेंट कराई हैं, इजादात। और अगर वो बंदा मोदी की डेफिनेशन ऑफ हुब्बुल वतनी पे पूरा नहीं उतरता, तो फिर मोदी को बताना चाहिए कि क्या गोधरा ट्रेन को आग लगाने वाला या समझौता एक्सप्रेस को आग लगाने वाला हिंदू रेडिकल, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, क्या वो मोदी की गोडसे से लेके कर्नल प्रोह तक इनके हीरो हैं। सही, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं दूसरे मौजू की जाने बढ़ना है। दूसरे मौजू में जरा हम बात कर लें इंडिया के हवाले से। मेन इन इंडिया दिन ब दिन अगर हम देखते हैं तो कई ऐसे एनालिस्ट और अथॉरिटी माने जाने वाले हिस्टोरियंस ये कहते आए हैं कि हिंदुस्तान पाश होने वाला है। हिंदुस्तान के अंदर कई एक हिंदुस्तान जो है वो निकलेंगे, जिसका आगाज़ हो चुका है। अगर हम
पंजाब को देखें, इंडियन पंजाब को, तो वहाँ से वो कहते हैं भाई हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। सेवन सिस्टर स्टेट के हवाले से बात कर रहे हैं तो उन्होंने अपने झंडे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने सारा का सारा उनका मामला जो है वो अलग ही नज़र आ रहा है। ये जितना मारें, जितना कुछ करें। अब मामला कुकीज़ का है, जिनके साथ उन्होंने बड़ी ज़्यादती की। अगर हम रीसेंट पास्ट के अंदर देखें जो कुछ वहाँ पे इन्होंने किया, उसमें अब ये बॉर्डर फेंसिंग कर रहे थे तो उनके जो ट्राइब्स के लीडर्स हैं उन्होंने कहा जी हम किसी तौर पे भी कोऑपरेट नहीं करेंगे। इंडियन हुकूमत ने दावा किया बात करने का, उन्होंने कहा हम आपसे बात भी नहीं करेंगे। जरा सुनाइए जी उनका मीडिया क्या कह रहा है इस हवाले से। 16 Kuki village chiefs along the Indo-Myanmar border have jointly declared total non-cooperation with the ongoing border fencing project, stating that no land compensation or negotiations will be entertained until their political demands are addressed and normalcy returns to Manipur. This is not about money, it is about rights, land and survival, the chief said in a strongly worded communique on Monday. The statement criticized the government of India's push for border fencing and the scrapping of the free movement regime, warning that initiatives threaten the identity, mobility and ancestral lands of borderlands communities. Under the declared policy of non-cooperation, the chiefs announced no acceptance of land compensation, no participation in negotiations and no recognition of fencing activities. They demanded the immediate suspension of fencing work in affected villages and called for the withdrawal of forces and equipment from construction sites to prevent further confrontation. 16 ट्राइबल चीफ्स ने कह दिया नो, नो और नो। जी मैं राय साहब आपको इसमें इन्वॉल्व करूंगा। ये बताइएगा कि कितना बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए, एक रियासत के लिए, जब सो कॉल्ड वहाँ के जो रहने वाले हैं वो कहते हैं कि भाई हम आपकी किसी बात को ही नहीं मानते। वो कहे बात की बात करें, बातचीत क्यों करें, बात कितना मिसट्रस्ट है एक सिटीजन्स को अपनी रियासत के ऊपर, और कितना लूज कर रहा है इंडिया। देखिए जब कुकी ट्राइब जो कि प्रेडोमिनेटली वहाँ पे ऑफ कोर्स आपको, क्योंकि अगर आप मणिपुर को भी देखें तो मणिपुर जो मिडिल में एक शहर बनता है, बाकी उसके इर्द गिर्द जितनी भी पहाड़ी एरिया है वो सारे का सारा कुकी ट्राइब के पास है। मेतीज जो हैं वो मिडिल में रहते हैं और मेतीज जो हैं वो उनका जो गठबंधन है वो सेंटर के साथ है, वो बीजेपी के साथ है। और मेतीज ये वही मेतीज हैं जिन्होंने के कुकीज की, कुकी ट्राइब की जो औरतें थी उनको नंगा करके वहां पे रोडों पे परेड करवाया था। और इसीलिए वो आपको याद होगा कि जिस तरीके से सीआरपीएफ की मौजूदगी में हुआ, सीआरपीएफ ने साथ मिलके किया था और बहुत से सीआरपीएफ के जो लोग थे वो बेसिकली देसी कपड़ों में जाके वहां पे उन्होंने ये सब कुछ किया था। और यहां यासिर मसला सबसे बड़ा ये है, यहां मसला म्यांमार के बॉर्डर का नहीं है, यहां एक लफ्ज है चिनलैंड। चिनलैंड वो सूबा है म्यांमार का जो कि ट्रबल्ड सूबा है, और ये वो सूबा है जैसे हमारे यहाँ चकवाल और जेलम से बहुत ज्यादा जर्नैल जाते हैं ना, इसी तरीके से म्यांमार की फौज में, नेवी में, एयरफोर्स में सबसे ज्यादा किसी जमाने में जो जर्नैल जाया करते थे वो चिनलैंड से जाते थे। अच्छा। और आपको चिनलैंड में कुकी ट्राइब भी बसता है और चिनलैंड में चिन भी बसते हैं। और ये आपको इस नाम से ही वाजे हो जाएगा कि इंडिया को क्या तकलीफ है उधर। इंडिया ये समझता है कि चिनलैंड के साथ जो बॉर्डर है उसको फेंस कर दिया जाए। उसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि ये सारे का सारा जो मामला है वो ऑफ कोर्स चाइना वहां से भड़का सकता है, और ये चाइना के खिलाफ एक स्टेप लेने की कोशिश है। उनकी नजर में जो कुकी ट्राइब है वो ऑफ कोर्स अलाइंड है चाइना के साथ, और यही सारे का सारा मसला है। वहां पे जो कुकीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज देख रहे हैं, और वो बर्ताव था जिस बर्ताव के तहत उनको जिस तरीके से मेतीज ने विद द हेल्प ऑफ सीआरपीएफ और विद द हेल्प ऑफ सेंटर उनको जिस तरीके से ट्रीट किया था, वो उनके जहन में है। वो अब किसी भी सूरत भारत को इजाजत नहीं देंगे कि वो उनकी लैंड इस्तेमाल करते हुए उनके दूसरी तरफ बसने वाले जो भाई हैं चिनलैंड में बसने वाले, उनके साथ ये ऐसी कोई डिवाइड क्रिएट कर सकें। ये सबसे बड़ा उनके लिए मसला है, और मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी भी तरीके से आगे हल होता हुआ नजर आता है। जहां रह गई बात चिनलैंड की, तो चिनलैंड जो है वो बड़ा एम्पावर्ड एक सूबा है म्यांमार का, और वो जो है वो सेंटर को कुछ समझता ही नहीं, यांगून को वो कुछ समझता ही नहीं। वो अपना एक एम्पावर्ड रीजन है उनका, और वो उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। ठीक हो गया। मैं डॉक्टर साहब आपको इसमें शामिल करूंगा। ये फरमाइएगा कि इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ये मिसट्रस्ट उन्होंने कास्ट किया 16 ट्राइब और वो बात भी नहीं करना चाहते, इससे हमें क्या आइडिया हो रहा है कि किस कदर हिंदुस्तान की जो रियासत है, फाशिस्ट रियासत है, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है
उसे खो रही है? इससे हमें जो सबसे पहली बात और सबसे नुमाया बात पता चलती है वो ये है कि किसी भी माइनॉरिटी की, खा वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो, एथनिक माइनॉरिटी हो या दोनों तरह से माइनॉरिटी हो, उसकी भारत के लार्जर सेटअप में कोई जगह नहीं है। और कोई भी माइनॉरिटी भारत के इस सिस्टम में स्टेक होल्डर नहीं है। कोई भी माइनॉरिटी भारत के इस सिस्टम में बेनिफिशियरी नहीं है, और ना ही उसके वहां पे ऐसी कोई इक्वालिटी मौजूद है जहां ऐसी माइनॉरिटीज का एक इक्वल स्टेटस हो हिंदू ब्राह्मण्स और हिंदू मजहब के लोगों के मुकाबले में। आप जब कुकी ट्राइब को देखते हैं तो इनकी एक तो एथनिक माइनॉरिटी भी है, मगर ये रिलीजियस माइनॉरिटी भी है, क्योंकि इनका ताल्लुक ईसाइयत से है और ये ईसाई कबीला है। और इसको महज शुरू में इसलिए इसका कत्लेआम जायज समझा गया और मोदी को 2 साल मणिपुर के दौरे की तौफीक नहीं हुई, इनका खून पानी समझा गया, क्योंकि इनका कत्लेआम हिंदू मजहब रखने वाला ट्राइब कर रहा था। सही है। तो ये तो भारत की जो हमें पता चलता है वो ये है कि वहां पे माइनॉरिटी की ऑडिबिलिटी नहीं है इन एनी गवर्नमेंट सर्कल्स और इवन ऑन टीवी, बिकॉज टीवी भी एक फोर्स मल्टीप्लायर बना हुआ है हिंदुत्व के हाथ में, हिंदू रेडिकल्स और एक्सट्रीमिज्म के हाथ में, और जो वायलेंस परपिट्रेटर का रोल प्ले कर रहे हैं भारतीय टीवी, वो पीस एक्टिविस्ट या एथिकल जर्नलिज्म नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं ठीक है। आपका डॉक्टर साहब पॉइंट आ गया। मैं ब्रिजेश साहब आपको क्विकली जरा शामिल कर देता हूँ। ये फरमाइएगा कि पंजाब जो है वो भी अलग अपना मुल्क मांग रहा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी अलग मुल्क मांग रहा है। इस वक्त जो हिंदुस्तान की सूरत हाल है, किस कदर उस जुमले के मुतरादिफ कह सकते हैं हम, है कि जिसमें कहा गया था कि हिंदुस्तान के एक हिंदुस्तान इसके अंदर से निकलेंगे। मोदी ने कितना सच साबित कर दिखाया है इस बात को? देखें जी, हमें मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिस तरीके से उसने दिस सो कॉल्ड सेकुलर इंडिया को एक हिंदुत्व रिपब्लिक बनाया। और देखें नॉर्थ ईस्ट को देखने, साथ के साथ स्टेट्स वो समझते हैं हम मेनलैंड इंडिया से वेरी डिफरेंट, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं और हिंदूज भी हैं, वो डिफरेंट बिलीफ के साथ हैं। नेक्सलाइट्स देखें, दे आर कंट्रोलिंग 13 प्रोविंसेस से इंडिया के सेंटर में रेड कॉरिडोर है और वो उनका एक माउस कंसेप्ट की हुकूमत वहां पे चाहते हैं। दे आर ऑलमोस्ट 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया कंट्रोल कर रहे हैं। खालिस्तान की डिमांड देखें वहां पे अलग चल रही है। नॉर्थ और साउथ का आपस में डिवाइड है, जिस तरह मैंने बात की, आर्यंस द्राविडियंस है। इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में देखें वहां पे क्या हो रहा है। सो जिस तरीके से इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ हो रहा है और जिस तरीके से देखें कि आज हम कश्मीर में जो यहाँ मसाइल हो रहे हैं, अगर हम वो देखें जो इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में मुसलमानों के साथ हो रहा है, तमाम लीडर जेलों में है और वहां पे देखें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, ड्रैकोनियन लॉज हैं, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है, आर्सन है, लूटिंग है, रेप्स है। जी सही है। तो बहुत सारे मसाइल। तो इंडिया जो है, देखे मैं बात कहूंगा, खुशवंत सिंह ने अपनी किताब में लिखा था द एंड ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा था इंडिया इज गोइंग टू डॉग्स। उन्होंने कहा उसने कहा था कि इंडिया एक दिन आएगा, टूट जाएगा, इट विल नॉट बी पाकिस्तान और एनी अदर फॉरेन पावर हु विल डिस्ट्रॉय अस, खुद ही तबाह करेंगे। सही है, ब्रिजेश साहब आपका पॉइंट आ गया। आई हैव टू वाइड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। आज के प्रोग्राम के हवाले से तजिया, तबसरा और शॉर्ट्स आपने मुलाहिज़ा की। हम कश्मीर टुडे से इतना। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।